दोस्तों, मैं विशाल सेन स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल के स्क्वायर में। जैसा कि आप सभी को पता है, क्या चल रहा था, अपने चल रहे थे राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार। और राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार में अपन ने इससे पहली वीडियो में देखा था पृथ्वीराज राठौड़ को, और आज अपन देखने जा रहे हैं उनका नाम है चंद्रवरदाई। क्या नाम है भाई? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई यह एक महान कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इनके बारे में अपन देखते हैं। इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था लाहौर में। कहां पे हुआ था भाई? लाहौर में। इनके बचपन का नाम इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था पृथ्वी भट्ट। ठीक है, जन्म तो कहां पे हुआ था? लाहौर में। बचपन का नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। ये किसके समकालीन दरबारी कवि थे? ये थे भाई, किसके समकालीन थे दरबारी कवि? ये दरबारी कवि थे किसके दरबारी कवि थे? ये थे पृथ्वीराज चौहान। कौन सा वाला? तृतीय वाला। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये कहां के शासक थे? अजमेर के शासक थे। कहां के शासक थे ये? अजमेर के। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। अब आप ये सोचेंगे कि इनके बचपन का नाम तो था पृथ्वी भट्ट, तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके चंद्रवरदाई क्यों रखा? तो ये मैं आपको बताता हूं। इनके बचपन का नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। ठीक है, इनके शासक का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। तो दोनों का नाम सेम मिल रहा है, पृथ्वी। तो ऐसा होता था पहले कि किसी भी राजा के दरबार में या फिर राजा की प्रजा में राजा के नाम का कोई भी दूसरा व्यक्ति उसका नाम नहीं रख सकता। मतलब राजा के नाम का कोई भी दूसरा व्यक्ति अपना नाम नहीं रख सकता। तो इनका नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट, और ये इनके दरबारी कवि थे, इसलिए इन्होंने अपना नाम चेंज करा और क्या रखा? चंद्रवरदाई। ठीक है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। चंद्रवरदाई की प्रमुख रचनाओं के बारे में अपन अब देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं अपन। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाओं में अपन को पहला नाम मिलता है। पहला नाम कौन सा मिलता है? पृथ्वीराज रासो। कौन सी इनकी पहली रचना? पृथ्वीराज रासो। ये इतनी फेमस रचना है कि इसके बारे में लगभग सभी को पता होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फाइट कर रहे हैं उनको सभी को पता है कि ये कितनी प्रमुख रचना है। तो अब आप ये सोचेंगे कि ये रासो का क्या मैटर है? आपने देखा होगा पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हमीरदेव रासो। तो ये रासो शब्द का मतलब क्या होता है? देखते हैं अपन। ये रासो शब्द एक साहित्य भाषा है। कौन सी भाषा है ये रासो क्या है? एक साहित्यिक भाषा है। यह एक साहित्य भाषा है। कौन सी भाषा है? साहित्य भाषा है। और इसकी मूल भाषा कौन सी है? इसकी मूल भाषा है, इसकी मूलतः भाषा है रास। क्या है? रास। अब ये रास क्या है? तो प्राचीन काल में कौन से? प्राचीन काल में जैन साधु, जो जैन साहित्यकार होते थे, वो अपनी कविता लिखते थे, श्रृंगार कविता। और उन्हीं श्रृंगार कविताओं को क्या कहा जाता था? उन्हीं श्रृंगार कविताओं का कहा जाता था रास। तो प्राचीन काल में, कौन से काल में? प्राचीन काल में जैन साहित्यकार। कौन से साहित्यकार? जैन साहित्यकार श्रृंगार रचना लिखते थे। कौन सी रचना लिखते थे? श्रृंगार रचना
लिखते थे, और उन्हीं श्रृंगार रचनाओं को क्या कहा जाता था? रास कहा जाता था। इन्हीं को क्या कहा जाता था? रास कहा जाता था। जबकि अपने इसमें पृथ्वीराज रासों में, किसमें? पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार का कोई महत्व नहीं है। इसमें अपने श्रृंगार का कोई महत्व नहीं है। इसमें अपने श्रृंगार का कोई महत्व नहीं है। अपने रासों का मतलब क्या होता है? रासों का मतलब है कि किसी भी शासक की वीरता का बखान की करना क्या कहलाता है? रास कहलाता है। मतलब किसी भी शासक की वीरता का बखान, किसी भी शासक की वीरता का बखान क्या कहलाता है? रास कहलाता है। ठीक है भाई, ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि भाई अधिकतर ये शब्द अपने को देखने को मिल जाता है कि रासो होता क्या है। तो रासों का मतलब क्या है? ये एक साहित्यिक भाषा है। इसकी मूल भाषा कौन सी है? रास है। और ये रास क्या है भाई? प्राचीन काल में जैन साहित्यकार श्रृंगार रचना लिखते थे, उन्हें क्या कहते थे? वो रास कहते थे। लेकिन अपने रासों का मतलब क्या है? रासों का मतलब है किसी भी शासक की वीरता का बखान करना। श्रृंगार का इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसके अपन आगे देखते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, देख लेना आप इसको, एक बार नोट करो तो कर लो। दो मिनट पॉज कर रही है। देखो भाई अब इसकी रचनाओं के बारे में। यह हिंदी क्या? पृथ्वीराज रासो। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। क्या? महाकाव्य। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। अब देखो भाई, यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हुए? बताओ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है क्या? पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हुए? हिंदी के प्रथम महाकवि हुए चंद्रोदय। कौन हुए भाई? चंद्र, यही हुए ना। यह हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हुए? चंद्रोदय हुए। इस ग्रंथ की रचना कब हुई थी? इसकी रचना हुई थी 12वीं सदी में। कौन सी सदी में? 12वीं सदी में इसकी रचना हुई थी। ठीक है भाई, इसमें शैली कौन सी काम में ली गई है? शैली कौन सी है भाई? पिंगल शैली। मैंने आपको पहले बताया था डिंगल पिंगल शैली क्या थी। अगर आपको नहीं पता तो आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देखें कि डिंगल शैली क्या होती है, पिंगल शैली क्या होती है। इसमें जो सर्ग है, क्या सर्ग? इसमें सर्ग कितने हैं? इसमें सर्ग है 69। और जो दोहे है, क्या है? दोहे। दोहों की संख्या क्या है? 16,306। कितने हैं दोहे? 16,306। एक बार वापस देखते हैं अपन। पृथ्वीराज रासो, यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो प्रथम महाकवि कौन हुए? चंद्रोदय हुए। इसकी रचना कब हुई थी भाई? इसकी रचना हुई थी 12वीं शताब्दी में। शैली कौन सी है? पिंगल शैली। सर्ग कितने इसमें? सर्ग है 69। और दोहों की संख्या कितनी है? 16,306। ठीक है भाई, अब देखते हैं अपन इसके बारे में जानकारी। इसके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुई? ठीक है, इसके बारे में देखते हैं अपन हम जानकारी। इसको मैं रफ कर रहा हूं, अगर आपको एक बार नोट करना है तो कर लीजिए। ठीक है भाई, इसके बारे में हम देखते हैं अपन जानकारी। क्या देखा भाई? जानकारी कहां से मिली है अपने को? जानकारी मिली है पृथ्वीराज। कौन? पृथ्वीराज और पृथ्वीराज संग संयोगिता। इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था? संयोगिता।
जो किसकी बेटी थी? ये थी जयचंद गढ़वाल की बेटी। कन्नौज का शासक था कौन? जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की ये बेटी थी संयोगिता। तो इन्होंने कौन सा विवाह करा था? इन दोनों ने करा था गंधर्व विवाह। इसके बारे में थोड़ी सी लंबी कहानी है, वो अपन जब हिस्ट्री की क्लास लेंगे तब अपन देखेंगे कि संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम प्रसंग क्या था। तो इन्होंने कौन सा विवाह करा था? इन्होंने करा था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसको बोलते हैं अपन? प्रेम विवाह को। अपने राजस्थान के इतिहास में बहुत सारे विवाह थे, जैसे गंधर्व विवाह हो गया, ब्रह्म विवाह हो गया, ऐसे विवाह बहुत तरीकों के। और क्या मिलती है अपने को जानकारी? अपने को जानकारी मिलती है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई? राजपूतों की। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है अपने को कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो चंद्रोदय के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? इनकी उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। किससे हुई है? अग्निकुंड। अग्निकुंड से किसकी उत्पत्ति हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है, अभी अग्निकुंड का क्या मैटर है देखते हैं अपन। अग्निकुंड, चलो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें थोड़ा ऊपर लिखता हूं, थोड़ा सा आप देख लेना। मैं ऊपर लिखता हूं इसको अपन यहाँ पे देखते हो। जानकारी मिलती है अपने को, जानकारी। ठीक है, जानकारी कहां से मिलती है? पहली तो इसके जो पृथ्वीराज संयोगिता, ये कौन सा विवाह करते हैं? गंधर्व विवाह करते हैं। कौन सा विवाह करते हैं ये? कौन सा विवाह करते हैं? गंधर्व विवाह। अब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी उत्पत्ति? राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चंद्रोदय के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? इनकी उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। किससे हुई है? अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। ठीक है, अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है तो कुछ हुआ होगा तभी तो हुई होगी उत्पत्ति। तो आबू पर्वत पर यज्ञ होता है। कौन से पर्वत पर? आबू पर्वत पर यज्ञ करते हैं, मतलब यज्ञ करा। आबू पर्वत पर यज्ञ किसने करा? आबू पर्वत पर यज्ञ करा महर्षि वशिष्ठ ने। किसने करा? महर्षि वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन से पर्वत पर हुआ था यज्ञ? आबू पर्वत पर हुआ था। किसने करा था? महर्षि वशिष्ठ ने करा था। और ये महर्षि वशिष्ठ कौन थे? ये थे श्री राम के कुलगुरु, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कुलगुरु। तो इससे एक बात निकल के आती है, कुलगुरु का मतलब रघुकुल गुरु। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वही वाले थे ये महर्षि वशिष्ठ। ठीक है भाई, इन्होंने यज्ञ करा आबू पर्वत पर। अब इन्होंने यज्ञ करा तो इनमें से चार जातियां उत्पन्न हुई थी। 4 राजवंश जातियां उत्पन्न हुई थी। कौन सी? 4 राजवंश जाति, 4 राजवंश जाति उत्पन्न हुई थी। और वो 4 कौन सी थी देखते अपन। 4 थी। पहली थी इनमें से प्रतिहार, दूसरी कौन सी थी? परमार, तीसरी कौन सी थी भाई? चालुक्य, और चौथी कौन सी थी? चौहान। पहली कौन सी थी?
प्रतिहार दूसरी, परमार तीसरी, चालुक्य और चौथी चौहान। वर्तमान में ये जाति अभी अपने को देखने को नहीं मिलती है, प्रतिहार जाति, बाकी ये 3 जाति तो अपने को देखने को मिलती है। तो यज्ञ किसने करा था? महर्षि वशिष्ठ ने। महर्षि वशिष्ठ कौन थे? ये श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके कुलगुरु थे। 4 जाति उत्पन्न हुई, 4 राजवंश जाति उत्पन्न हुई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ठीक है भाई। अब अपन इससे और क्या जानकारी मिलती है अपने को? इससे जानकारी मिलती है कि शब्दवेदी बाण की किसकी जानकारी मिलती है? शब्दवेदी बाण की भी जानकारी मिलती है। और ये शब्दवेदी बाण क्या था भाई? ये आपको सभी को पता है शब्दवेदी बाण किसने चलाया था, क्या था ये? जिसने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ रखा है उनको सभी को ये मालूम है कि शब्दवेदी बाण का क्या है मैटर। तो वही देखते हैं अपन शब्दवेदी बाण। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। ठीक है, सेकंड युद्ध होता है। सेकंड युद्ध कब होता है? 1192 में, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले जाता है। ठीक है, इसमें भी दो प्रसंग देखने को मिलते हैं अपने को। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले जाता है। तो इसमें फारसी इतिहासकार ये मानते हैं, कौन से? फारसी इतिहासकार तो ये मानते हैं कि इनको ना हरियाणा में सिरसा जगह पे इनको मार दिया गया। किनको? पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा में सिरसा जगह, हरियाणा में एक जगह है, हरियाणा में एक जगह है सिरसा। कौन सी? सिरसा जगह। वहां इनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। इनका गला काट दिया गया, जो भी है। लेकिन कुछ साहित्यकार ये मानते हैं कि इनको कहां ले जाया गया? इनको लेके जाया गया काबुल। कहां पे? काबुल इनको ले जाते हैं, और वहां पे इनको जो इनका कारागार होता है उनमें डाल देते हैं और इनको बंदी बना लेते हैं। ठीक है, तो इनको बंदी बना लेते हैं। तो अब शब्दवेदी बाण की बात आती है। तो भाई चंद्रोदय जो थे इनके दरबारी कवि थे, इनको पता पड़ता है कि अपने राजा को उधर बंदी बना लिया गया है, ऐसे जो भी इनको बात आती है सामने। फिर ये चंद्रोदय जाते हैं कहां पे? मोहम्मद गौरी के दरबार में, काबुल जाते हैं, और उनको बोलते हैं कि ये ना शब्दवेदी बाण चलाने में निपुण है। कौन सा बाण? शब्दवेदी बाण चलाने में निपुण है। तब ये मोहम्मद गौरी सोचते हैं कि मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा शासक है जो शब्दवेदी बाण चला सकता है। तो इनके हाथ में तीर कमान दे दिए जाते हैं, और सामने सिंहासन पे कौन बैठ जाता है? हाथ में तीर कमान दे देते हैं, सामने सिंहासन पे कौन बैठ गया? यहाँ पे ये बैठ गया मोहम्मद गौरी, और यहाँ पे खड़ा है भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इनके साइड में इनको कहने के लिए आते हैं। कौन आते हैं? चंद्रोदय, कि तेरे सामने तेरा शत्रु खड़ा है और तू इसको परास्त कर दे। ठीक है, तब चंद्रोदय इनको एक मतलब शब्दवेदी बाण चलाने के लिए अपने को दिशा और दूरी बतानी पड़ती है, तब वो शब्दवेदी बाण अपन चला सकते हैं। तो चंद्रोदय इनको दिशा और दूरी बताते हैं। ये क्या बोलते हैं? ये इनको क्या बोलते हैं भाई? ये इनको बोलते हैं 4 बांस 24 गज। क्या बोलते हैं? 4 बांस 24 गज अष्ट उंगल, ता ऊपर बैठे है सुल्तान और मत चूके चौहान। इतनी सी बात सुनते ही पृथ्वीराज चौहान अपना बाण छोड़ते हैं, और वो बाण जाके लगता है सीधा मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी वहीं पे समाप्त। ये जानकारी अपने को कहां से मिलती है? ये जानकारी मिलती है अपने को शब्दवेदी बाण से। ठीक है, शब्दवेदी बाण का ये मतलब होता है। ठीक है भाई, ये आप देख लो, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ये इतनी जानकारी मिलती है अपने को इससे। ठीक है, इनकी एक और रचना के बारे में देखते हैं अपन। अपने एक ही रचना देखी थी, वो देखी थी पृथ्वीराज रासो, और इनकी दूसरी रचना देखते हैं अपन। रफ कर दूं मैं? ठीक है भाई, आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका।
ठीक है भाई। इनकी दूसरी रचना कौन सी थी? पहली रचना तो होगी पृथ्वीराज रासो। कौन सी इनकी रचना? अपन ने एक तो देख ली थी, वो कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और दूसरी रचना है इनकी कौन सी? ज्वाला स्तुति। कौन सी? ज्वाला स्तुति। इसमें अपने को माँ जगदम्बे के बारे में जानकारी मिलती है, इनकी पूजा के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें चंद्रोदय माँ जगदम्बे की पूजा कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब एक फैक्ट और बताना चाहूंगा मैं आपको कि भाई पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रोदय ने लिखी थी। जबकि इसको पूर्ण किसने किया? इसको पूरा किसने करा था? पृथ्वीराज रासो को पूरा करा जलहरण ने। किसने? जलहरण ने। और ये जलहरण कौन था? ये था पृथ्वीराज इनका चंद्रोदय का पुत्र। चंद्रोदय का पुत्र का नाम क्या था? जलहरण, जिसने पृथ्वीराज रासो को क्या करा? पूरा करा इसने। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रोदय ने। और क्वेश्चन ये आ जाए कि पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने करा? तो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने करा था? जलहरण ने। किसने करा था भाई? जलहरण ने पूर्ण करा। जबकि लिखी किसने थी? लिखी थी चंद्रोदय ने। ठीक है। अब इसके बारे में ये जानकारी हो गई। अब एक दो पॉइंट और देखते हैं अपन। देखते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पे? कहां पे भाई? राजस्थान भाषा एवं साहित्य अकादमी कहां है ये? कहां पर है ये? बीकानेर में। कहां है भाई ये? बीकानेर में है। और इन्हीं राजस्थान एवं साहित्य अकादमी द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम है और उस पुरस्कार का नाम क्या है? चंद्रोदय पुरस्कार। क्या नाम है इसका? चंद्रोदय पुरस्कार। चंद्रोदय पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये है साहित्यकार को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। कौन सा? चंद्रोदय पुरस्कार जो है साहित्यकारों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और देखते अपन पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये हो गया पूरा। इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं, इसको मैं रफ करता हूं। चलो रफ छोड़ो, इसको ये जैसे लिखते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं अपन एक दो बातें और देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका स्मारक कहां पे बना हुआ है भाई? इनका स्मारक कहां पे बना हुआ है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक बना हुआ है। स्मारक कहां पे बना हुआ है? अजमेर में। स्मारक कहां पे बना हुआ है इनका? अजमेर में बना हुआ है। ये वही अजमेर है जहां पे क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और क्या है? पुष्कर है। पुष्कर में क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर। ये वही अजमेर है जहां पे और क्या है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक भी बना हुआ है। ठीक है भाई, ये इतनी जानकारी आपको मैंने दी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे, यह वीडियो अच्छी लगे, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फैलाएं, ताकि ये हमारी वीडियो, ये जो हमारा कंटेंट है वो दूसरों तक पहुंच सके और इसको बढ़िया से बढ़िया व्यू मिले और लाइक मिले। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।